Welcome back. We study today features of federalism. Before we discuss feature of federalism, just recall something we already discussed about unitary government and federal government. I hope you have no confusion in between two. So today start features of federalism. First point is there are two or more level of government. You know that two or more level of government. One is union and other one is provincial. Yani union and state authority. There are two or more level of government. जहाँ पे two यानी कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, वहां पे फेडरलिज्म नहीं होगा, वहां यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा. तो इसीलिए इसका पहला ही फीचर्स हो गया कि दो या दो से अधिक फॉर्म लेवल. डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन in a specific matter of legislation, taxation and administration. टायर गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन. आदमी मान लीजिए बिहार का है तो उसको टैक्स देना है, वो भारत का भी नागरिक है और बिहार का भी, तो टैक्सेशन के मामला में वो कौन सा टैक्स बिहार सरकार को देगा और कौन सा टैक्स जो है वो भारत सरकार को देगा. तो इसके लिए एक टर्म आया है जुरिस्डिक्शन. जुरिस्डिक्शन को हमने ऐसे डिफाइन करते हैं कि जुरिस्डिक्शन जो है वो क्या बताता है कि देयर आर सम हैज लीगल अथॉरिटी. लीगल अथॉरिटी अगर बात करेंगे तो वैधानिक अधिकार, मतलब कि उसका लिखा हुआ क्षेत्र है, अधिकार है कि किस किस एरिया पे आपका भौगोलिक सीमा क्या है, किस किस आधार, किस किस वस्तु के अंतर्गत, किस किस विषय के अंतर्गत आप टैक्सेशन का काम कर सकते हैं, कानून बनाने का काम आप कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम आप कर सकते हैं. सपोज एक उदाहरण देखिए, कोई बिहार का आदमी है और वो जॉब करता है, इनकम टैक्स देना होगा तो वो कहाँ, और अगर वो खेती करता है और एग्रीकल्चर में वो टैक्स पे करता है तो वो किसको जाएगा. तो दोनों ऑलरेडी बटा हुआ है. आदमी एक ही होगा लेकिन टैक्सेशन का काम जो है उसके जो जुरिस्डिक्शन है दोनों के बटे हुए हैं, सेंट्रल के भी और स्टेट के भी. चलिए तीसरा देखिए, द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो बटा हुआ लेवल है, जो अधिकार क्षेत्र है, वो कहाँ पे है सबका, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी वर्णित है. हम लोगों ने पिछले जो लेक्चर पढ़ा था उसमें ऑलरेडी आर्टिकल पढ़ा था, उसमें स्पष्ट था इतना आर्टिकल जो है वो स्टेट के लिए, इतना जो है वो यूनियन के लिए है. सो the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. मतलब ये जो अधिकार क्षेत्र है इनका जिसपे वो टैक्सेशन का काम करेंगे, ये जो इनका अधिकार है वो ऑलरेडी गारंटीड है. कहाँ गारंटीड है, इसकी बात, इसका जो अस्तित्व है, जो अथॉरिटी है वो गारंटी देता है और सुरक्षा देता है. किसको, राज्य को भी और स्टेट को, राज्य को भी और यूनियन को भी. तो ये बात समझ में आया. मतलब दोनों का अधिकार क्षेत्र जो है स्पष्ट रूप से संविधान में वर्णन है और संविधान जो है प्रत्येक के अस्तित्व, अथॉरिटी की गारंटी करता है, सुरक्षा देता है. फोर्थ में आइए, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरल, मतलब सिंगल, एकात्मक, यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो प्रावधान है इसका, इसमें जो बदलाव होने की बात है तो एक से नहीं हो सकता, यूनिलेटरल से नहीं हो सकता, दोनों स्तर के सरकार की सहमति होगी तो ही होगा. बेल्जियम में ऑलरेडी आपने इसको पढ़ा था इस बात को. चलिए फिफ्थ पॉइंट पे आइए. फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, कोर्ट्स. मैंने उस दिन बताया था जुडिशियरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रीट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. जब संघ में और राज्य में कभी डिस्प्यूट्स हो जाए, तो क्या होगा, द हाईएस्ट कोर्ट act as an umpire
or if disputes arise between different level of government in exercise of their respective power। संघ और राज्य में कभी कभी किसी बात को लेके, किसी टैक्स को लेके, किसी एरिया को लेके अगर डिस्प्यूट होगा तो उसका जो निराकरण होगा वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होगा। एक उदाहरण देखिए, 9th क्लास में शायद आपने पढ़ा भी होगा कि भारत का जो लैंग्वेज है वो ऐसे हिंदी, लेकिन साउथ के लोगों ने काफ़ी विरोध किया और बोला कि अगर इस तरह की बात है तो फिर हम अलग स्वायत्त अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे। तो फिर अब सेंट्रल का तो काम है कि दोनों को साथ लेकर के चलने का, तो कोर्ट बीच में आया और कोर्ट ने इसमें बीच में सहमति का काम किया। तो हमेशा जो इस तरह का काम आएगा तो हाईएस्ट जो ऑथेंटिक जो रिजल्ट या जो जिसको मानना पड़ेगा वो कोर्ट के हिसाब से होगा। ओके, 6 में आइए, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। देखिए रेवेन्यू मतलब कि पैसा आना चाहिए, पैसा आएगा तभी कुछ काम हो सकता है। तो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनल ऑटोनोमी, फाइनेंशियल ऑटोनोमी, स्वायत्ता। तो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू क्या है? वित्तीय स्वायत्ता जो है, सोर्सेज जो है वो अलग अलग स्रोत, जैसे अभी मैंने बताया एग्रीकल्चर पे आप टैक्स देते हैं तो वो पुलिस जो है वो स्टेट के हैं, और अगर आप बात करेंगे रेलवे की बात करेंगे तो इस तरह से सबका रेवेन्यू बांट दिया गया है कि कहां से वित्तीय स्वायत्ता जो है वो सरकार के राजस्व का स्रोत है। तो अलग अलग स्तर है और अलग अलग स्तर में किसके लिए कौन सा, ये बात समझ में आया। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड, दोनों का जो है वो ऑलरेडी एकदम बिल्कुल स्पष्ट रूप से निर्धारण कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है, लिखा हुआ है कि ये एरिया आपके तहत आते हैं, इसमें आप टैक्स लीजिए, आप वसूलिए। ये एरिया जो है वो सेंट्रल के अथॉरिटी के अंतर्गत आता है। अब आइए लास्ट पॉइंट ये बताता है कि फेडरल सिस्टम हैज ड्यूल ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव है इसका, एक सेफगार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। देखिए फेडरलिज्म का काम ही यही है कि सुरक्षात्मक और एकता को, देश की एकता को बनाए रखे। बेल्जियम में आपने देखा था, व्हाइल द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। ऐसा नहीं है कि रीजनल डाइवर्सिटी को हम ध्यान में नहीं रखें, एकता को, अगर ऐसा नहीं रहता तो क्या हो सकता है, देश में सिविल वार हो सकता है, जैसा कि आपने श्रीलंका के केस में देखा होगा। तो इसका काम ही है कि डाइवर्सिटी को देखते हुए, रीजनल डाइवर्सिटी को बनाए रखते हुए, विविधताओं का पूरा ध्यान रखते हुए संघीय व्यवस्था जो है, फेडरल जो है वो काम करे। और इसके तहत क्या है कि आप देखिएगा, एक यहां लास्ट मैंने लिखा हुआ है कि मतलब कि जो एक आइडियल फेडरलिज्म जिसको बोलते हैं उसका काम क्या है, उसका काम बोलते हैं म्यूचुअल ट्रस्ट। म्यूचुअल ट्रस्ट क्या होगा? संघ और राज्य के बीच में आपसी समझौता होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट, दोनों पे विश्वास होना चाहिए, और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। अगर विश्वास ही नहीं होगा तो ये दोनों एक साथ कैसे रहेंगे? तो जरूरी है कि दोनों में म्यूचुअल ट्रस्ट हो और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। ये इसका जो है वो ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, किसका? फेडरल स्ट्रक्चर का, फेडरलिज्म का। अभी थोड़ा ये ज्यादा लंबा हो गया, मैंने बुक से सेम उतार दिया है, सारे टॉप जो पॉइंट लिखा हुआ है। जब इसको हम क्वेश्चन में फ्रेम करेंगे, 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, इसी से पॉइंट निकाल लेंगे और फिर इसके पॉइंट को हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे ये सब पॉइंट जो बड़ा है तो एक क्वेश्चन फ्रेज निकालते जाएंगे, मतलब पॉइंट फ्रेज निकालते जाएंगे, फिर उसको डील कर देंगे। तब तक फिलहाल आप इसको देखिए, पढ़िए, और फिर जब इसका क्वेश्चन पे आएंगे तो फिर इसको एक बार और डिस्कस करेंगे। ओके, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन आपका है कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो 5 पॉइंट तो आपको याद रखना ही है एटलीस्ट, तो जो आपको आसान लगे वो आप याद रखिए, ठीक है? ओके, थैंक यू।